सुप्रभात बच्चों। हम पढ़ रहे थे आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 3 हिमालय की बेटियां। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, यह पाठ नागार्जुन जी द्वारा लिखा गया है, जिसमें उन्होंने हिमालय की बेटियां अर्थात जो हिमालय से बहने वाली नदियां हैं उनको हिमालय की बेटियां कहा है। उसके बारे में बताया था कि किस प्रकार वह नदियां पर्वतों से शिखर से निकलती हैं और नीचे जब मैदान में आकर वह बहती हैं, वो कैसे निकलती हैं, कहाँ कहाँ से, बहुत सारी वह सुंदर सुंदर घाटियों से और हरी भरी घाट, ऊंचे नीचे पर्वतों से, हरी भरी घाटियों से होती हुई वह मैदान में पहुंचती हैं। कितने सारे वह जंगलों को पार करती हैं और वह नदियाँ कितनी ज़्यादा चंचल हैं, इसके बारे में इस पाठ में लेखक ने आपको बताया था। तो बच्चों, इसके आगे आज शुरू करते हैं पाठ को। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल जिसे कुंभा भी कहते हैं, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में मैं सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। कितना सौभाग्यशाली है ये वह समुद्र जो पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। तो बच्चों, हिमालय की जो नदियां हैं सिंधु और ब्रह्मपुत्र, वो हिमालय की बेटियां कहा गया है उनसे, और जो अन्य नदियां हैं उनका उद्गम भी इन दो नदियों से ही माना जाता है। तो ऐसे में आपको जो रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी, ये सब सारी इन नदियों से, सिंधु और ब्रह्मपुत्र से ही इन नदियों का उद्गम हुआ है। इनके बारे में आपको बताया गया है कि इन सब नदियों से इनका उद्गम हुआ है। हिमालय की ये सभी बेटियां हैं जो उनकी आंखों के सामने नाचने लगती हैं, अर्थात वहाँ से निकलती हैं और वहाँ से बहती हैं। वास्तव में ये सिंधु की स्वयं, वास्तव में कहा गया है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं में कुछ नहीं है, क्योंकि ये सब नदियों से ही, इन दोनों नदियों का निर्माण हुआ है। इन सब मेन मुख्य सिंधु और ब्रह्मपुत्र हैं, और सिंधु ब्रह्मपुत्र से ही ये जो ऊपर आपको रावी, सतलुज नदियाँ बताया, ये सब नदियों का उद्गम हुआ है। वास्तव में सिंधु ब्रह्मपुत्र कुछ नहीं, ये सब और भी आपस में बहने वाली नदियाँ इनकी सहगामी नदियाँ हैं। दयालु हिमालय है जो वह पिघलते हुए दिल से अर्थात हिमालय से जब बर्फ़ पिघलती है तो वहीं से इन नदियों का उद्गम होता है। इसलिए कहा गया है कि हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद इन नदियों को कहा गया है, जो समुद्र में मिल जाती हैं, प्रभावित होती हैं, अर्थात बहने लगती हैं। फिर यहाँ पे लेखक बोलते हैं कि जो समुद्र है वह कितना सौभाग्यशाली है, उसका सौभाग्य कितना अच्छा है कि वह हिमालय की इन बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला, अर्थात हिमालय की जो ये नदियाँ हैं वह समुद्र में जाके मिल जाती हैं। तो वह समुद्र कितना सौभाग्यशाली है जो हिमालय की इन नदियों को, नदी जो ये नदियाँ हैं हिमालय की नदियाँ, वह इसमें मिल जाती हैं। समुद्र बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली बताया गया यहाँ पे। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियाँ बनकर ये कैसे खेला करती हैं। तो बच्चों, यहाँ पे लेखक बोलते हैं कि जो मैदान में बहने वाली नदियों को देखा है जिन्होंने, सिर्फ वह पहाड़ में जब इन नदियों की जो खूबसूरती होती है हिमालय से निकलते समय, वो उन लोगों ने नहीं देखा होगा कि वह नदियाँ जब शुरुआत में बहना ऊपर हिमालय से निकलती हैं, उसके बाद उसकी अटखेलियाँ, जो उसका उल्लास होता है, वो उन लोगों ने नहीं देखा। जो हिमालय में नदियों को बहते देखते हैं तो उन लोगों को क्या पता कि ये नदियों की बचपन क्या है, इनकी खूबसूरती क्या है। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ही न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत होता है कि वह रूप तो हिमालय के ससुर समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक न होती होगी। तो बच्चों, जैसे कि हम लोग पहाड़ में रहते हैं तो जो नदियों की खूबसूरती हम लोगों ने देखी है, वह जो मैदानी क्षेत्रों में निवास करते हैं लोग, उन लोगों ने यह खूबसूरती नहीं देखी है। तो वो लोग इसकी खूबसूरती के बारे में नहीं जान सकते कि नदियाँ जब पहाड़ में बहती हैं तो कितनी सुंदर लगती हैं।
लगती हैं। तो बच्चों इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि उन लोगों को क्या पता कि जब उनका बालपन है, जो नदियों का बालपन है वो पहाड़ों में है, क्योंकि वह शुरुआत यहाँ से हो रही है उन नदियों की। तो जो मैदान के लोग हैं उनको क्या पता कि जब बालपन में नदियाँ बहती हैं तो वो कितनी खूबसूरत लगती हैं। तो जो हिमालय को जो ससुर समुद्र को हिमालय को समुद्र का ससुर कहा गया है, कि ये कहने में बोल रहा है लेखक कि कोई झिझक नहीं है, क्योंकि हिमालय से ही तो इन नदियों का उद्गम हुआ है जो समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। क्योंकि नदियाँ हिमालय से इनका उद्गम हुआ है, समुद्र में मिलती हैं, इसलिए यहाँ पे जो हिमालय है उसको समुद्र का ससुर कहा गया है। आगे देखिए, कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वे वस्त्री बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान दे जाना। तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो कोई नदियों की पहाड़ी घाटी और समतल आंगनों के मैदान में जुदा जुदा शक्लों में देखा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। तो बच्चों, जो कालिदास हैं उन्होंने मेघदूत की रचना यहीं हमारे हिमालय के नज़दीक बेतवा नदी में के निकट की थी। तो वहाँ पे बता रहे हैं कि कालिदास के विरही यक्ष जो कालिदास ने मेघदूत ग्रंथ रचा अपना, तो उसमें उन्होंने यक्ष और उसकी प्रेमिका के बारे में यह रचना लिखी। तो वो रचना उन्होंने हिमालय से बहने वाली नदी बेतवा, जिसे वेत्रवती कहते हैं, उसके सम्मुख बैठ के ही लिखी थी। तो यहाँ पे रह के ही उन्होंने इसकी रचना की थी। तो लेखक बताते हैं कि यह बात इतनी चंचल नदियों को देखकर याद आई होगी। तो जो कालिदास जी हैं, महाकवि कालिदास हैं, उनको इतनी सुंदर रचना की प्रेरणा इन नदियों को बहते देखकर ही मिली होगी। दरअसल जो कोई भी नदियों की पहाड़ी घाटी और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। तो यहाँ पे लेखक बोलते हैं कि अगर कोई इन पहाड़ों की सुंदर घाटियों और पहाड़ियों को देखेगा, मैदान जो नदियाँ बहती हैं यहाँ पे, तो वह इतनी ही सुंदर रचना कर पाएगा जैसे कि महाकवि कालिदास ने की मेघदूत में। काका कालेकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। तो यहाँ पे अब पहले आपको कालिदास के विषय में बताया गया कि कालिदास ने मेघदूत की रचना वेत्रवती नदी में की, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने इन खूबसूरत पहाड़ से, हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदी को देखा, जिससे उनको प्रेरणा मिली। इसके बाद अब यहाँ पे आपको काका कालेकर के विषय में बताया जा रहा है। काका कालेकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। अब काका कालेकर हैं जो ये भी बहुत बड़े लेखक हैं, इन्होंने नदियों को लोकमाता कहा है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको कि उन्होंने इनको लोकमाता क्यों कहा है। किंतु माता बनने से पहले यदि हम बेटियों के रूप को देख लें तो क्या हर्ज। और थोड़ा चलिए, इनमें से अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और धागा है जिसे हम इसके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना थी। थो लिंग तिब्बत की बात है। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताजा हो गया, तो लगा मैं गुनगुनाने। तो बच्चों, यहाँ पे अब काका कालेकर के विषय में कहा है कि काका कालेकर ने जो नदियाँ हैं उनको लोक माता कहा है। जैसे कि हम लोग गंगा नदी को भी गंगा माता कहते हैं, तो वैसे ही काका कालेकर जी ने भी नदियों को लोक माता कहा है। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन बेटियों के रूप को देख लें तो अब नदियों को माता कहा गया है, लेकिन माता बनने से पहले भी अब नदियों के रूपों के बारे में कहा गया है कि सबसे पहले नदियाँ को बेटी कहा गया है, क्योंकि हिमालय से उनकी शुरुआत हुई है। तो सबसे पहले उनको बेटी का रूप दिया गया है। फिर उसके बाद वो थोड़ा मतलब जवान होती हैं, थोड़ा मतलब उनका नदी से हिमालय पर्वत से निकली, फिर जैसे ही वह जो ऊंचे पहाड़ से नीचे गिरी हैं तो उनकी वह यौवनावस्था कहा गया है, क्योंकि उसमें वो काफ़ी तेज जो वेग है, गति से वह हिमालय से नीचे गिरती हैं। तो वहाँ पे उनको उनकी युवावस्था कहा गया है। वहाँ पे उनको प्रेयसी का भाव दिया गया है।
और उसके बाद ही ममता का एक धागा इनके साथ भी जोड़ सकते हैं। अब जो ममता का एक धागा है वह बेटी या प्रेयसी के रूप में भी जोड़ा जा सकता है। अब इसके बाद नदियों को बहन का स्थान भी दिया गया है। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया? काफ़ी कवियों ने नदियों को बहन का स्थान भी दिया है। माँ, बेटी, बहन और प्रेयसी, यह तीनों स्थान नदियों को दिए गए हैं। अब लेखक यहाँ पे बोलते हैं कि एक दिन मेरी ऐसी भावना हुई। लेखक बोलते हैं एक दिन मैंने भी ऐसा सोचा जब मैंने थोलिंग, जो कि नदी कहाँ है? तिब्बत में है, उसको देखा तो मेरी तबीयत ढीली हो गई, मेरा मन भी थोड़ा चंचल हो गया। सतलज के किनारे जब मैं बैठ गया तो दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी पर। जब दोपहर का समय था तो लेखक सतलज नदी के किनारे पर बैठे और उन्होंने अपने दोनों पैर नीचे नदी में लटका दिए। थोड़ी देर में वह प्रगतिशील जल से असर डाला। वो बोलते हैं कि थोड़ी देर में जो प्रगतिशील है, इसका अर्थ होता है उन्नतिशील, जो पानी है उसका थोड़ा असर लेखक के मन में होने लगा। उनका मन और तन दोनों ही ताज़ा हो गए और वह गुनगुनाने लगे जैसे कि कवि हृदय होता है। आपको बताया था कि लेखक नागार्जुन जी कवि और लेखक दोनों ही हैं। तो उनके मन से कुछ विचार आने लगे कविता के रूप में, जो इस प्रकार हैं। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। तुम मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। प्रकृति नदी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। तुम जय हो सतलज बहन तुम्हारी। अब लेखक यहाँ पे कहते हैं कि हे सतलज बहन, तुम्हारी नदी को बोलते हैं, तुम्हारी जय जयकार हो। तुम्हारी जो लीला है वह बहुत ज़्यादा आश्चर्य में डालने वाली है। हुआ मुदित मन खुमारी, मेरा मन है, मुदित का अर्थ होता है खुश, मेरा मन बहुत खुश हुआ है। जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी, और मैं तुम पर बार बार बलिहारी जाऊँ, मेरे पर में तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा प्यार उमड़ रहा है। तुम बेटी है बाप हिमालय, तुम हिमालय की बेटी हो, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। अब हिमालय को तुम्हारे लिए चिंता भी हो रही है और वह चुपचाप खड़ा है। प्रकृति नदी के चित्रित पट पर, जो प्रकृति है वह नदी के किनारे के चित्रित पट पर हिमालय चुपचाप खड़ा है और तुम्हारे लिए चिंता कर रहा है। अनुपम अद्भुत छाप तुम्हारी, क्योंकि जो तुम्हारी छाप है, छटा है, वह बहुत ही अनुपम है, बहुत ही अद्वितीय है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, हे सतलज बहन तुम्हारी जय जयकार हो। यह लेखक नागार्जुन जी के कलम मुँह से निकल पड़ा जब वह सतलज नदी के किनारे पर बैठे थे, क्योंकि वह एक कवि थे। ये पंक्तियाँ उनकी सतलज नदी के वहाँ की प्रशंसा में उनके मन से स्वतः ही निकलने लगी। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।